हेलो एवरीवन। और क्लास 11th के लिए बीएसटी सब्जेक्ट में हमने आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 3। ओके, नाउ लुक एट हियर। फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी है, जितने आप डिपार्टमेंट्स देखते हो, गवर्नमेंट कंपनीज देखते हो, या जितने भी आपने अब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट में पढ़ी हैं, वो सभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आती है। अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर तीन तरह की एंटरप्राइजेस आती हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो वाले एंटरप्राइजेस होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता। एंड थर्ड वन इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब हम तीनों टर्म्स वन बाय वन समझते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि इनके अंदर क्या आते हैं और क्या इसका मीनिंग होता है। पब्लिक सेक्टर का आपको पता चला, पब्लिक सेक्टर में आते हैं हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्ट, दूरदर्शन। सेकेंड नंबर पे हमारे आता है सेचुरी कॉर्पोरेशन, LICs, FCI। एंड थर्ड वन इज आर गवर्नमेंट कंपनीज, BHEL, हिंदुस्तान टूल्स एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज। ये हम जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो इनके पार्ट्स हैं, ये हम पार्ट्स ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये इनमें कोई भी इशू होता है या आपको कोई भी चीज समझनी है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। एंड नंबर थर्ड इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें आता है MNCs, जॉइंट वेंचर और PPP। ठीक है, तो अब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वेरी फर्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है और इसको अब हम डीपली समझते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज a type of public sector enterprise that operates directly under the control of गवर्नमेंट। यही मैंने बताया, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। किसका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है? हमारा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। इट इज कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक्सटेंड कर दिया, एक एक्सटेंशन है हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। एंड डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसकी अलग कोई भी एंटिटी नहीं है, इसकी अलग कोई भी पहचान नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मीन्स government department, that's it does not have any separate legal entity. This form of organization is commonly used by the governments to manage essential services and industry. इस तरह की organizations इसलिए बनाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि मैनेज कर सकें वो जरूरी सर्विसेज को और इंडस्ट्रीज को। क्यों? पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक के लिए ही ऐसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ऐसी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स बनाई जाती है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक टाइप है, डायरेक्टली कंट्रोल में रहता है हमारी गवर्नमेंट के। और इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक एक्सटेंशन है, अलग कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि पब्लिक वेलफेयर के काम आए, पब्लिक सिक्योरिटी के काम आए। ठीक है, तो इतना आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, इन सब चीजों को थॉरली पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, किसका कंट्रोल रहता है बेटा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पर। गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है, सारा पैसा, सारा बजट और जितना भी रेवेन्यू आता है वो सब गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। जितना भी रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जितना भी बजट होगा इसका, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितना भी फंड आना होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा।
दे डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट से अलग कोई भी पहचान नहीं है। गवर्नमेंट से अलग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई पहचान नहीं है। इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा, इसका पूरा फंड गवर्नमेंट देगी, इसके रिवेन्यूज आएंगे तो गवर्नमेंट लेगी, तो इसीलिए इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव three more features over here. Fourth one is accountability. So they are accountable to the parliament or state legislature which ensures transparency. इसमें पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि ये अकाउंटेबल होंगे किसको? गवर्नमेंट को, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को। तो अकाउंटेबल होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट को, इसलिए इनको पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी इनकी रहती है। नंबर 5, एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज कौन होते हैं? यहाँ पे जो काम करने वाला इंसान होगा वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होगा। तो इट मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसको गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने होंगे, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, जो भी उसको गवर्नमेंट कहेगी उसको वो चीज माननी होगी। तो एम्प्लॉयज कौन होंगे? वर्कर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एंड मिनिस्ट्री सुपरविजन ऑपरेशंस आर सुपरवाइज्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। और जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये आएंगे वो मिनिस्ट्री ही पूरा सुपरविजन रखेगी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पर। तो हमने पढ़ा डायरेक्ट कंट्रोल, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट फंड देती है, सेपरेट कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, अकाउंटेबल होते हैं ये गवर्नमेंट को ही, एम्प्लॉयज इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और मिनिस्ट्री का इनको पूरा सुपरविजन मिलता है। तो ये इसके फीचर्स हुए। Moving forward to the next topic, and next topic we have advantages, or we can say merits of departmental undertaking. So first advantage which we see here is efficient control. Since the government directly manages it, there's a tight control over activities. Activities जो भी departmental undertakings के अंदर करी जाती है उन एक्टिविटीज को पूरा पूरा कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का पूरा डायरेक्ट गवर्नमेंट मैनेज करेगी, गवर्नमेंट ही ऑपरेट्स करेगी, गवर्नमेंट ही रेवेन्यू लेगी, और गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखेगी। तो इसीलिए पूरा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। सेकंड इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। एज दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, देयर इज अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन। ये पार्लियामेंट को ही अकाउंटेबल होते हैं, जो भी ये चीज करते हैं उसको ये अकाउंटेबल रहेंगे, यानी कि जवाब देंगे किसको? पार्लियामेंट को। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी रहती है इनके ऑपरेशंस में, जो काम करते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहकर करते हैं। Then third advantage we have government support. They receive constant support and protection from the government. इनको गवर्नमेंट से पूरा पूरा कंट्रोल मिलता है, कंट्रोल के साथ साथ इन्हें पूरा सपोर्ट भी गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है, गवर्नमेंट इनको पैसे भी देती है, तो पूरा कंट्रोल और सपोर्ट दोनों चीज में हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की। Number third we have okay, next we have the next topic, disadvantages of departmental undertaking. अब disadvantage क्या है इसकी? Lack of flexibility. अब पूरा पूरा कंट्रोल तो गवर्नमेंट का इसमें रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑपरेशंस करने होते हैं, इन्हें डे टू डे टास्क करने होते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते, तो इसलिए लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। सेकेंड, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें क्या हो जाएगा बेटा, टाइम लगेगा, तो डिले आ जाएगा डिसीजन मेकिंग में। थर्ड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है, और उसकी वजह से कई बार ये होता है जो बिजनेस के डिसीजंस लेने होते हैं उनको वो चीजें इफेक्ट करती हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है इसमें। डिसीजन मेकिंग तो बहुत आराम से होता है, तो डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में भी। और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, टाइम लगता है डिसीजंस लेने में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट, इंडियन रेलवेज। जो मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवेज की मिनिस्ट्री मैनेज करती है इंडियन रेलवेज को, तो जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल है। सेकंड, इंडियन पोस्ट हम देख सकते हैं, विच इज ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंडिया पोस्ट भी हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं पिक्चर में, वी हैव पोस्ट एंड टेलीग्राफ।
is also an example of departmental undertaking. We have All India Radio, Doordarshan we can say, or Railways we can say. तो these four are the example of government undertaking. ये government से अलग नहीं है, इनका जो department है वो government ही देखती है, government पूरा control करती है, revenue government के पास जाता है, कोई भी decisions लेने होते हैं वो भी government के हाथ में ही होता है. तो we have done government departmental undertakings today. Second is statutory corporation. This topic we will do tomorrow. और आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा. ठीक है, आपको कोई भी इशू होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं. And please support me guys, and like my video and share, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.